तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से चेंजेस लाने के लिए हमें किन किन कार्यों को करने की कोशिश करना। तो उसके लिए देखा जाए तो अध्ययन का होना बहुत जरूरी है कि हम अपने अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए रखने की कोशिश करें और उस आधार पर हम वर्तमान परिस्थिति को समझकर जो है उस पर हम काम कर सकते हैं और काम करके उस चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए खास एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हम उसके लिए तैयार हो और तैयार होने के बाद में हम उन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं और सोसाइटी के बीच में उन बातों को ले जाया जा सकता है। यदि हम लोग इस योग्य बन जाते हैं तो योग्य बनने के बाद में आराम से हम लोग उस बातों का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। प्रचार प्रसार करने के बाद में वह उस काम को कर सकते हैं। यदि पूरे दिन नहीं, क्योंकि हम जो भी व्यक्ति काम कर रहा हो अपना अपना जरूर काम करे, अपने काम में जरूर समय दे, लेकिन कम से कम अपना कुछ समय निकाल करके इस तरह की गतिविधियों पर भी हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम आगे चलकर इन चीज़ों को करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हमें अध्ययन की भी बहुत जरूरत होती है, ज्ञान की भी जरूरत होती है। उस हिसाब से भी हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर एक बातों को हम लोग सामने ला सकते हैं कि कम से कम जो समस्याएं वर्तमान में बनी हुई है उस एक एक समस्या को भी यदि किसी एक एक आदमी ने भी दूर करने की यदि कोशिश की तो समस्या धीरे धीरे दूर हो सकती है। लेकिन जिसने ये समस्या उत्पन्न की है तो उनको तो बदला नहीं जा सकता, उनके बदलने की गुंजाइश काफी कम है। लेकिन जो लोग व्यक्ति है, जो जनता है, जो लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, तो उनको तो कम से कम हम बदल सकते हैं। तो उनके लिए अपने कार्य को चलाने की कोशिश करना और उन्हें समझा करके देने की कोशिश करना, समझाने पर और प्रचार करने पर बदलाव आने की संभावना पूर्णतः पाई जाएगी। यदि उन पर कार्य नहीं हुआ तो फिर बदलने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए डेडिकेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए आपने देखा होगा उनके साधु संत या उनके प्रचार करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो चाहे वो साधु बन जाते हैं या फिर वो धर्म के प्रचारक बन जाते हैं, लेकिन उस माध्यम से उस काम को करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए वो अच्छा खासा ज्ञान भी रखते हैं। सभी तो नहीं होते वैसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञान भी रखने की कोशिश करते हैं। जैसा भी हो तो असत्य पर आधारित ये ज्ञान भी प्रचारित हो जाता है, बताने वाले लोग रहे तो। लेकिन सत्य पर आधारित जो प्रचार है या जो धर्म है वह एक जगह थम सा क्यों जाता है, एक जैसे क्यों रह जाता है? क्योंकि उसके प्रचार करने वाले लोग नहीं पाए जाते और इसलिए वो जैसा का वैसा होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात मुझे याद आती है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात की थी और कही थी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वहां पर एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा था। उसमें लिखा था कि महापुरुष मर जाते हैं लेकिन महापुरुष के विचार नहीं मरते। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस विचार को पढ़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नीचे की लाइन उठा दी कि उन्होंने ऊपर लिखा था महापुरुष मर जाते हैं लेकिन महापुरुष के विचार नहीं मरते। तो जब वो नीचे की लाइन मिटा दी गई तो नीचे की लाइन मिटाने के बाद में वहां बड़ा हड़कंप मच गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने तो नीचे की लाइन मिटा दी है और इन्होंने एक अपराध कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की कंप्लेन की गई और उन्हें बुलाया गया। उनकी कंप्लेन होने के बाद में तो बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस वाक्य पर विश्वास नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि मैं इस बात को आपको बताकर दूंगा। उन्होंने कहा कि महापुरुष भी मर जाते हैं, महापुरुष के विचार भी मर जाते हैं। यदि विचार का प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं रहा तो महापुरुष मर गया तो विचार भी उसके समान मरने की संभावना पाई जाती है। लेकिन विचार को बताने वाला कोई है, उसका प्रचार करने वाला कोई है, तो महापुरुष मर जाएंगे लेकिन महापुरुष के विचार नहीं मरेंगे। यदि कोई बताने वाला है तब, लेकिन बताने वाला नहीं है तो विचार भी जो है वो उनके साथ ही मर जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझे, यदि आज से 100 साल तक किसी भी हमारे महापुरुष की बातों में चर्चा करना बंद कर दिया जाए, 100 ईयर्स कंप्लीटली, तो 100 साल के बाद आप देखेंगे कि कोई भी जानने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा। क्योंकि उस समय की जो पीढ़ी होगी वो पीढ़ी की डेथ हो गई होगी जो जानता था। लेकिन उसके बाद का जो पीढ़ी आएगा उसको कोई बताने वाला नहीं रहेगा, उसको कोई समझाने वाला नहीं रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी जब कुछ जानेगी नहीं
तो स्वाभाविक है कि विचार ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा भारत में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, धर्म का प्रचार के बड़े केंद्र थे, और जब उसमें आग लगा दी गई, वो जल गया। उसके बावजूद आपने यहाँ पे बौद्ध भिक्षु की हत्या करते हुए आपने सुना होगा कि यहाँ हत्या की गई, उनके गर्दन काट दी गई, प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया गया। तो बड़ी संख्या में जो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जीवन पद्धति को जानते और समझते और उस आधार पर जीते थे, कालांतर में ये हो गया कि जब प्रचार करने वाले ही नहीं रहे तो ये सब कुछ प्रचार समाप्त हो गया। तो बुद्ध विहार को उन्होंने ढक दिया या किसी तरह से उसको छुपा दिया, तब भी उसका विरोध करने वाला कोई बचा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो ठीक बातें थी जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वह मिटाया, उन्होंने सेंटेंस को और समझा कर दिया कि महापुरुष भी मर जाते हैं, उनके विचार भी मर जाते हैं जब उनके बताने वाले लोग नहीं रहे। लेकिन यथार्थ रूप में हम उन चीजों को यदि देखेंगे तो हम इस बात को कह सकते कि महापुरुष मर जाते लेकिन उनके विचार नहीं मरते जब उनके प्रचार करने वाले लोग पाए जाते हैं। प्रचार करने वाले लोग हैं तो महापुरुष के विचार कभी मरने की संभावना नहीं पाई जाती। इसलिए कहा जाता है कि हमने एक टीम वर्क के रूप में हमें इस कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने कल समाज्ञान की बात कही थी कि हमने एकता की भावना के साथ में कार्य को करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। ये टीम वर्क है और टीम वर्क में हमने इस बातों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए कि हम मिलजुल करके कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी के अंदर कुछ कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है, उस क्वालिटीज का हम उपयोग करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग क्षमताएं जो इंसान के पास होती है, अलग अलग स्किल्स होते हैं, अलग अलग गुण पाए जाते हैं, उस सभी गुणों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति में एक जैसे गुण नहीं पाए जाते। पाया भी जा सकता है लेकिन जब उसको अपनी वो मेहनत करनी पड़ेगी, वैसा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब वो जो है वह गुण उसके अंदर में आने की संभावना पाई जाती है। दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, यानी वो सब लोगों से एक बहुगुणी आदमी कहलाता है, यानी वह बहुगुण वाले होते हैं। तो इस क्षमताओं को हमें बढ़ाने की कोशिश करना, और जब ये क्षमता बढ़ जाती है तो इससे हमें अनेक प्रकार के लाभ को मिलने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए हमने इस पे बढ़ाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि मैं अपने कार्य को तो करूंगा, लेकिन कार्य को करते हुए भी मैं सामाजिक धार्मिक गतिविधियों पर भी मैं ध्यान देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आगे बढ़ा हूँ और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं भी ये चाहूंगा कि मेरा जो जनरेशन है, मेरी जो पीढ़ी है या मेरे लोग हैं, उनको भी इस तरह का फायदा मिल सके, क्योंकि मैंने तो इसका लाभ ले लिया है, लेकिन मेरे लेने से ही काम नहीं चलता, तो आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलने की कोशिश होना है। इसलिए आपने देखा कई जगह ये बात कही कि हमने उन ऋण को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, उस ऋण को चुकता करने की कोशिश करना चाहिए जो ऋण हमारे ऊपर में हमारे महापुरुषों का है, तो उसके लिए कोशिश करना। लेकिन इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें उन चीजों को सीखने की कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करके हमें योग्यता हासिल करनी चाहिए। योग्यता एकाएक नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो स्किल हमारा बढ़ ही जाता है, और उस तरह से करने पर हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए एक ट्रेन टीम की जरूरत होती है। धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगे लेकिन एक साथ तो नहीं, लेकिन उस काम को करने के लिए ट्रेन टीम की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्री को भी बड़ा अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, रमाबाई ने अम्बेडकर का साथ दी थी। ऐसे कई लोग हैं समाज के लोग जो कई लोगों को तैयार करते हैं और उस मिशन को एक दूसरे की सहायता से बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाया सकता, अकेला आदमी से कुछ होने की संभावना भी नहीं पाई जा सकती है। एक बड़े लेवल पर सब लोगों का साथ जब बन जाता है तो वो मूवमेंट चलनी चाहिए। और इसलिए राजनीतिक मूवमेंट ही स्ट्रांग नहीं तो सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट भी, आंदोलन भी मजबूत बनना चाहिए। राजनीति यह जितनी स्ट्रांग बनती जाती है, लोग उसका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसी तरह से उतनी वो मजबूत नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक जो है वो मजबूती आना चाहिए। और इसलिए समाज में कई तरह के परिवर्तन हमें लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हमने उस प्रयास को लाने की कोशिश की तो कई प्रकार की समस्या समाज में जो पनप रही है, अन्याय अत्याचार देखे जाते हैं, छुआछूत देखी जाती है, गैर बराबरी देखी जाती है, विषमता देखी जाती है, और लोग उनके साथ में न्याय रूप से व्यवहार करने की कोशिश नहीं करते।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके लिए शंका जताई थी कि मेरे जैसे आदमी लिखा पढ़ा होने के बावजूद भी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आम जनता के बारे में तो कुछ पता ही नहीं कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। लेकिन ये इस तरह का व्यवहार हो ही नहीं, इसके लिए मुझे प्रयत्न करना है, ये रुक जाए पूरी तरह से। और इसलिए उन्होंने उस काल में बहुत पढ़ाई की, अध्ययन किया, और जब उनको भारतीय संविधान का लिखने का मौका मिल गया तो उन्होंने अपने लोगों को उससे बाहर निकालने की पूरी तरह से कोशिश की। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि एकाएक से कोई अन्याय अत्याचार करना भी चाहे तो होता नहीं है। अब ये गाँव में, चूंकि गाँव में आपने देखा कि कई सारी चीजें वह मायने रखती है, वह भौगोलिक दृश्य के आधार पर, वह क्षमताओं के आधार पर कई चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये ऐसी कई प्रकार की जो बातें हैं, उस बातों को हमने ध्यान में रखना और उसे करने की कोशिश करना, जिससे हम अपने उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाकर हम उस काम को आगे ले जा सकते हैं। यदि हमने ये करने की कोशिश की तो इसका एक बड़ा फर्क जो है वो समाज के अंदर में हमें दिखाई दे सकता है। और उसे करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए हमें खुद वैसे लेवल का तैयार होना पड़ेगा, वैसा हमें कार्य को करने की कोशिश करनी होगी। बिना त्याग के समाज कभी बदलता नहीं, त्याग उसके लिए होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए मैं हर बार इस बात को जोड़ते रहता हूँ कि डेडिकेशन और डिवोशन, वो कोई भी काम हो, हर काम के लिए डेडिकेशन और डिवोशन की जरूरत होती है, चाहे वो सामाजिक प्रचार के लिए हो, चाहे वह धार्मिक प्रचार के लिए हो, राजनीतिक प्रचार के लिए हो, आर्थिक प्रचार के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने जॉब के लिए, या जो भी हम काम करते हैं उन सब कामों के लिए डेडिकेशन का और डिवोशन का होना बेहद जरूरी माना जाता है। यदि उस काम को हमने करने में कामयाबी हासिल की तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपने देखा बहुत सारे बहाने नजर आते हैं, और बहाने इस काम में चलते नहीं है। आपने देखा होगा बहानाखोर आदमी नंबर 1 का कामचोर माना जाता है, नंबर 1 का। ये मैं नहीं, तथागत गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि कोई ऐसा बोल दे कि मुझे गर्मी लगी है, मुझे ठंडी लगी है, मेरा सर दर्द हो रहा है, बारिश हो रही है, मैं थक चुका हूँ वगैरह वगैरह, तो समझ लो नंबर 1 का बहानेबाज। और वो आदमी कभी कुछ काम नहीं कर सकता, करेगा भी तो थोड़ा बहुत करेगा जो उसको विरासत में मिल गया या कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करने से प्राप्त हो गया है। लेकिन जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे तब तक वो काम होगा नहीं। और इसलिए इसके लिए हमें काम करने के लिए कोशिश करना बेहद जरूरी माना जाता है। और इसलिए हमें अपनी टीम के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से इसको मजबूत बनाना, और जितना हमें समय मिलता है जहां हम रहते हैं वहां भी, और उससे यदि थोड़ा समय मिल जाए तो उसको भी हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। इस काम को यदि हमने कर लिया तो चेंजेस आने की संभावना हो सकती है। इसलिए महिलाओं के लिए ये बड़ा एक प्रकार का टास्क है कि हमने इस पर काम करने के लिए तैयार होना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक दो तीन चार चीजों को मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा कि कई बार ये होता है कि कई चुगलियों में, कई इसकी उसकी बातों में फंस जाती है महिलाएं खासकर। इससे अन्यथा न ले, मैं जो कुछ देखता हूँ उसके बारे में मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई व्यक्ति के मन में जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, या इस तरह की अलग अलग भावना उत्पन्न हो जाती है, और उसके कारण जो है वो अपने आप को अलग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने ये बात ध्यान रखना कि मैं जैसा हूँ वो भी ऐसे ही है, और इसके लिए थोड़ा बहुत अंतर विचारों में पाया जा सकता है। तो इसमें अपने ईर्ष्या भाव को दूर करने की कोशिश करना, खासकर महिलाओं के लिए मेरा ये कथन है कि ईर्ष्या भाव को हमें दूर करने की कोशिश करना। चुगली और बाकी की चीजों को हमने भी बाजू में कर दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये कठिन काम नहीं है किसी चीज को परिवर्तित करना। और बुद्ध ने तो पुरुष से महिलाओं को ज्यादा श्रेष्ठ बताया है, तो खुद ही उन्होंने कहा है कि पुरुष से भी ज्यादा महिलाएं श्रेष्ठ है, क्योंकि वो संसार के निर्मिति के लिए उनका योगदान बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसलिए इन चीजों को हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमने बहाना नहीं किया, हमने इस तरह की कोशिशें नहीं की, और हमने डेडिकेट होकर कार्य को करने की कोशिश की। उसके पहले तैयार होना, समझने की कोशिश करना, हर अलग अलग विषय का ज्ञान भी रखने की कोशिश करना, चाहे वह दूसरे भी धर्म का ज्ञान क्यों ना, उसकी भी बातें हमें आनी चाहिए, और हमारी तो और ज्यादा आनी चाहिए। तो ऐसे ज्ञान रखकर हम कुछ यथार्थ रूप से उसका अनुसरण करते हैं
तो अब इन चीजों के रूप में जब हम खुद प्रशिक्षित हो जाते हैं तो इसका एक प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ समाज को हम लोग इस तरह का ज्ञान दे सकते हैं और उनमें बदलाव लाने की चाहत निर्माण हो सकती है। हम ये बता सकते हैं कि जब हम कोई करवा चौथ नहीं मानते, किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, ऐसे आडम्बरों को नहीं मानते, तब भी हम अपने घरों में अच्छे हैं। लेकिन जो मानते हैं उनकी गरीबी अभी भी बनी हुई है, वो अभी भी लाचार है, वे अभी भी अशिक्षित है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, ऐसी कई तरह की समस्याएं हैं। तो इसे कहा जाता है कंपैरेटिव, मतलब तुलनात्मक, किसी चीज को तुलना करके बताने की कोशिश करें। जब हम कोई बातों को प्रकट करें तो प्रकट करते समय ये दोनों तथ्य सामने आने चाहिए कि हम तुलना करके उसे बताने की कोशिश करें। और जब हम तुलना करके बताने की कोशिश करते हैं, एक पक्ष वो वाला जिसके कारण में बदलाव संभव नहीं है और एक वो कारण जिसके कारण बदलाव होने की संभावना पाई जाती है। तो ऐसे हम दोनों पक्षों को रखकर तुलना करके बताने की जब हम कोशिश करेंगे तो उनके अंदर में, दिमाग के अंदर में जल्दी से फर्क महसूस होता है कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। तो 100 को बताए तो 100 में से यदि हो सकता है 90 नहीं मानेंगे, लेकिन 10 को मानने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए इन तथ्यों पर जोर देने की कोशिश करना, इसलिए तुलनात्मक के लिए हमें एक प्रकार से दोनों चीजों का, दोनों पहलुओं का हमें अध्ययन चाहिए होता है, यानी हम अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। क्योंकि विचार देने के बाद में यदि हमने उस बातों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उसका जो असर है उन लोगों में नहीं पाया जाता, क्योंकि हमें उनको समझा कर देना है, उनको पटा कर देना है कि ये बातें कितनी महत्व की है और ये बातें कितनी महत्व की नहीं है। तो जब उनको महत्व समझ में आ जाता है, जो लोग को हम सुनाना चाहते हैं या जिन्हें समझाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में एक प्रकार की हैमरिंग हो जाती है और स्ट्राइक कर जाता है अचानक कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होके रहेगा। तो ये चीजें महत्व की होती है। मैं अपने बचपन का एक किस्सा बताता हूँ जो मुझे स्मरण हुआ कि मैं एक बार जो एक खंजरी वाले बाबा के इस एक कार्यक्रम में चले गया और वहां जाके सबसे पहले सामने बैठ गया। व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब मैं जब छोटा था। और बैठते बैठते उन्होंने एक बड़ी अच्छी बातें कही जो मुझे बड़ी स्ट्राइक कर गई। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर में जो बहुत सारे ओबीसी है या माइनर, जो बहुत सारे बहुसंख्यक लोग हैं, वो बम्बेश्वरी जाते हैं या मैहर जाते हैं या कोई भी मंदिर में जाते हैं तो वहां से लाल पट्टी खरीद कर लाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने बताया आगे चलकर कि जो बौद्ध होते हैं या जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, ये दीक्षा भूमि जाए या चैत्य भूमि जाए और कहीं जाते हैं तो जाने के बाद वहां से किताब खरीद कर लाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए जो लाल पट्टी खरीद कर लाने वाले बुद्धिमान बनेंगे कि किताब खरीद कर बुद्धिमान बनेंगे? तो मैंने खड़ा होकर तुरंत जवाब दिया कि किताब खरीदने वाले की, किताब खरीद कर ज्ञान मिलेगा। तो मैंने तुरंत ही उसको जस्टिफाई कर लिया और वो दिमाग में मेरी बड़ी अच्छी तरह से घर गई। बात की बड़ी अच्छी बातें हैं, ये फर्क महसूस हुआ कि हाँ सही बात है, लाल पट्टी और लाल तिलक लगाकर जो है वो ज्ञान की बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। लेकिन हम किताबों का अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अवश्य ही हम ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो मुझे छोटेपन से ही इस बातों को मैंने बड़े गहराई से समझा, क्योंकि वहां उन्होंने बड़ा तुलनात्मक बातों को प्रस्तुत किया, पक्ष और विपक्ष यानी जिसे हम समझ सकते हैं, दो बातों को उन्होंने हमारे सामने लाने की कोशिश की। सवाल पूछ लिया कि दोनों में से किस आदमी के पास ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, ज्ञान किसके पास आएगा? वह आदमी जो किसी मंदिर में जाकर जो है वो लाल पट्टी खरीद कर आया या सिंदूर कुकू खरीद कर लाया, या कोई चैत्य भूमि या दीक्षा भूमि जाकर या कोई अच्छी जगह मेला पुस्तक मेला में जाकर किताब खरीद कर लाया, ज्ञान के क्षेत्र में किसकी बढ़ोतरी होगी? तो सही बात है कि जो लाल पट्टी, उससे कोई ज्ञान तो मिलने वाला नहीं है, वह बल्कि अंधविश्वास में ढकेल देने वाला। लेकिन किताबों का अध्ययन किया तो उससे स्वाभाविक है कि हमारा नॉलेज में वह बढ़ोतरी होगी और नॉलेज हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरह की बातें हैं जो अन्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें उन्हें तुलनात्मक बातों पर जोर देना पड़ेगा। कंपैरेटिव जिसे कहा जाता है, दो तरह की बातें को प्रस्तुत करना होता है। और जब दो तरह की बातों को जब उनके सामने हम प्रस्तुत करते हैं तो उनके ध्यान में आता है, ऑटोमेटिकली वो विचार करने लगे, हाँ भाई ऐसा है, तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है हम अपनी बातों को बताने के लिए ऐसी बातें उनके दिमाग में डालने की कोशिश करें जिससे वे सोचने के लिए मजबूर बन सकते हैं, सोच सकते हैं। और सोचने के लिए जब हमने उनको प्रेरित करने की कोशिश की तो उनके अंदर की जो चेतना है वो जागने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए हमें गली गली में, गांव गांव में इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके या
चाहे वो फोन के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, वो करने की कोशिश करना। एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने किसी कंपनी के एजेंट को देखा होगा। कई तरह की कंपनियां होती है, कई तरह की संस्थाएं काम करती है। अब उस कई तरह की संस्थाओं में और कंपनी में काम करने वाले लोगों को देखा होगा कि आपका यदि उन्होंने कहीं से नंबर ले लिया, तो नंबर होने लेने के बाद में वो आपको जो है बहुत बार फोन करने की कोशिश करेंगे। तो बोलेंगे, मैडम या सर गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये चीजें हैं, ये हमारा इस तरह की फैसिलिटीज है, इस तरह की ये बातें हैं, अब आप मुझे 2 मिनट का समय दे पाएंगे? तो वो कुछ लोग तो समय रहता था, हाँ ठीक है बात कर लीजिए बोल देते हैं, और 2 मिनट की बात उनकी सुन भी लेते हैं। अब वो 2 मिनट की बात सुनने के बाद में यदि कुछ इफेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपने देखा दिन भर में कई बार वो फोन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो LIC की संस्था हो, चाहे वोडाफोन की कंपनी हो, जियो की सिम वाली कंपनी हो, नए नए जो कुछ भी वो प्लान करते हैं, और उनके प्लान जब आते हैं तो वो दिन में कई बार आपको फोन करने की कोशिश करते हैं। आप हैरान हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन फिर भी वो अपना काम जारी रखते हैं। तो जब काम जारी रखते तो कोई ना कोई उनको कोई ना कोई आदमी तो मिल जाने वाला है जब इस प्लान को समझेगा। यदि उस समय नहीं समझा तो खोजने की कोशिश करेगा, भाई कहाँ है ये प्लान, देखो क्या बता रहा था, ये कितना काम का है। तो उस काम में वो लग जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया, क्योंकि उसको इतनी बार उसको फोन आ गई, इतनी बार उसको बताया गया, इतना बार उसको समझाया गया, तो वो आदमी जो है वो सही काम में लग जाता है। अर्थात एक प्रकार का वो एजेंसी की तरह अपने एजेंट का जो कुछ भी स्वभाव धर्म है कम्युनिकेशन का, उसको वो निभाने की कोशिश करता है। हर काम के लिए इस तरह की बातें जुड़ी जाती है कि हम अपने काम को करने के लिए हम स्वयं ही वह जिम्मेदार बनने की कोशिश करें और उस काम को हम करने की कोशिश करें। कई बार ये देखा जाता है, कई बार हमने कुछ जिम्मेदारी दे दी तो जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन पता चला प्रोग्राम भी खत्म हुआ, लेकिन उसको कुछ ध्यान में आया नहीं कि प्रोग्राम भी हुआ है या कुछ चीजें भी है। कई ऐसे भी लोग आपने देखा होगा। अब जब ऐसा होगा तो आप बताइए किसी काम को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं क्या? उद्देश्य कोई भी हो, मंजिल तक ले जाना काफी मुश्किल है, बड़ा संकट वाला काम होता है। लेकिन किसी काम को बखूबी से यदि निभाया गया, अच्छी तरह से ले जाया गया, प्रचार और प्रसार किया गया उसका, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कठिन है। मैं जहां तक अपने अनुभव से इस बात को कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं, बशर्ते उसको करने वाले लोग बहुत ही ईमानदार हो, करने वाले लोग डेडिकेट हो, करने वाले लोग जिम्मेदार हो और उसको करने की चाहत रखने वाला, तो कहीं भी कठिन काम नहीं है। सब कुछ संभव हो सकता है और उसे बढ़ाए रखने की कोशिश करना तो हमें एक अपने वफादार सैनिक की समान काम करने के लिए बनना चाहिए कि मैं इस बाबा साहब अम्बेडकर का या मैं अपने महापुरुषों का, अपनी विचारधारा का मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, यूं कह लो आज की भाषा में तो मैं एक प्रकार का एजेंट हूँ, मैं उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो ये बात हमें ध्यान रखने की कोशिश करना, तो हमें इस तरह के अपने जीवन काल में उन बातों को लाना होगा, तब जाकर कहीं भी हम अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और उस काम को हम अच्छी तरह से करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हमने 1-2 दिन किया और हम समझते हैं कि हम थक गए, अभी नहीं होगा मुझसे, तब तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमारी नकारात्मक भावनाएं नकारात्मक चीजों को जन्म दे देती है। और इसलिए हमें सोना नहीं बल्कि जागने के साथ में अपने कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को अपनी देशना में ये बातों को बताया था कि जीवित रहने का जो अर्थ है, वो जीवित रहने का अर्थ है कि हम जागरूक हैं। जो जागरूक नहीं वो जीवित भी नहीं है। यदि आप थोड़ी उच्च किस्म की फिलॉसफी में से समझने की कोशिश करेंगे तो ये वास्तविक दर्शन है कि जो जीवित है वो जीवित होने का यदि एहसास है तो सही में जागरूक है, और जो जागरूक है वो जीवित भी है। तो इस तरह के दृष्टिकोणों को हमें बढ़ाए रखने के लिए, इस काम को करने के लिए हमें आगे बढ़ना। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ कि हमें डेडिकेशन होना पड़ेगा, हमें डिवोटी होना पड़ेगा, अपने काम को करना पड़ेगा। अपने घर के काम काज को करने के बाद में भी हमें थोड़ा समय भी निकालना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। लीड टू अदर्स, लीड टू आवर, ऐसा कहा जाता है कि लीड आवर सेल्फ एंड लीड टू अदर्स, यानी लीडर वही है, नेतृत्व करने वाला वही है जो अपने आप को भी लीड करता हो और दूसरों को भी लीडिंग करने की ताकत रखता है। ये खास महत्वपूर्ण बात मानी जाती है।
तो आप ऐसा मानिए कि आप सब लोग जो है अपने आप को भी लीड करें और दूसरों को भी लीड करने की कोशिश करें। सही मायने में वही आदमी नेतृत्व करने वाला बनता है। तो इसलिए लीड करने का जो कुछ भी स्किल है वो हमें समझना होगा, उस पर काम करने की कोशिश करनी होगी। इतनी गुणवत्ता अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही सहायक बनती है और वो बनते ही अपने जीवन काल में काफी कुछ डेवलपमेंट हम स्वयं में और परिवर्तन देख सकते हैं। पहले कोई और स्थिति थी, लेकिन जब ये हम सब कुछ चीजों को बढ़ाते हैं तो स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ग्राफ जो पहले नीचे था वो ऊंचा हो जाता है और आप उसकी तुलना करेंगे तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि स्थिति क्या थी और अभी क्या हो चुकी है। लेकिन उसके लिए हमें वो चीजों को बनाए रखने की कोशिश करना। अब ये लोभ लालच और इस तरह का जीवन तो सदैव ही जीते ही रहते। आपने देखा होगा कई तरह के लोग हैं संसार में और उससे वो छुटकारा नहीं पाते। तो हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को अपने घर के कामकाज को छोड़ना है, घर के कामकाज को भी करते हुए हमने इस भावना को भी बदलने की कोशिश करना, अपने साथ साथ अपने इस तरह की बातों को बढ़ाए रखने के लिए कोशिश करना। जब हम इस तरह की कोशिश करते हैं तो आपने देखा हो कि हमारे और भी कई तरह के लोग जिन्हें जानते भी नहीं थे वो भी हमारे मिलने की संभावना पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारा जो फैमिली है वो फैमिली हमारी सिर्फ 4-5 लोगों की नहीं बनती, बल्कि बड़ी स्तर की हमारे परिवार बन जाता है, बड़ी फैमिली हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिस्ट फैमिली एक ग्लोबल फैमिली है। जो बुद्ध का परिवार है वो सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, वो ग्लोबल लेवल का परिवार है। कई प्रकार के लोग आप दुनिया में देखेंगे जो बुद्धिस्ट है वो आपके परिवार की तरह ही होते हैं। तो उसी तरह से हम अपनी इस परिवार की मानसिकता के लेवल को थोड़ा ऊंचा बनाए रखने की कोशिश करें कि पूरा होल सोसाइटी मेरा परिवार की तरह है, पूरा कंट्री मेरा एक परिवार की तरह है। तो ये जो आइडियाज होते हैं, इस तरह की जो कुछ भी थॉट्स होते हैं वो मनुष्य को ग्रोअप जिसे कहा जाता है बढ़ाने के लिए वो मददगार साबित होता है। और इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए कि मैं अपने आप को सीमित दायरे में नहीं, अपितु मुझे अपने आप को बड़ा लेवल तक बनाए रखने की कोशिश करना है, अपने काम को करते हुए, अपने काम को ईमानदारी से करते हुए। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। तो इस काम को करने के लिए हमें इस तरह से अपने आप को ढालना होगा एक सांचे में, उस सांचे में, उस आकार में, ताकि हमारा रूप उस तरह से बन सके, उस तरह से परिवर्तित हो सके और उस कार्य को हम भली भांति करने की कोशिश कर सकें। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी टीम हो, जैसे कि भोपाल की टीम काफी एक्टिव बन रही है और एक्टिव है भी। तो हम चाहेंगे कि उधर की टीम बने और उसके माध्यम से उधर के गाँव में या उधर के शहरों में इस काम को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर कई तरह की मीटिंगें हम लोग लगा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं और उनके मन को हम परिवर्तित करने का काम कर सकते हैं, ताकि इस काम को हम और भी ऊंचा उठा सके, इस काम को और भी आगे बढ़ाया जा सके। तो आज का यह हमारा जो कुछ भी साप्ताहिक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें एक प्रकार से मार्गदर्शन और जो हमारी महिलाएं हैं वो लोग अपने वक्तव्य स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर सके और मजबूत कर सके, इस तरह की बातों को हम लोग हर सप्ताहिक चला रहे हैं। तो यही उम्मीद की जाएगी कि हम अपने इस सभी प्रकार के नॉलेज को इकट्ठा करके उसमें और भी हम थोड़े पारंगत बनते जाए, थोड़ा और ज्यादा भी उसमें एक प्रभाव लाने की कोशिश करें, जिससे हम लोगों को कन्विंस करने में, लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं हम अपनी उस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई कठिन काम नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट इस बात को कहा करते थे कि मैं ये मानता हूं कि मेरे डिक्शनरी में किसी भी प्रकार का असंभव शब्द नहीं है, हर चीज जो है वो संभव है और उस संभव के साथ में हम उन चीजों को ले सकते हैं। तो आप ये मानिए और यकीन भी मानिए कि दुनिया में कोई भी असंभव काम नहीं है, बशर्ते उस काम को करने वाला व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति की तलाश है। और यदि व्यक्ति है तो उसमें गुंजाइश की संभावना पाई जा सकती है। इसलिए हमें इस बात को नहीं सोचना कि ये मेरे द्वारा नहीं हो सकता या मैं इसको नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये जो भावना आती है नहीं कर सकती हूँ तो सचमुच नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जब भावना डेवलप होती है कि मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए ही है और मुझे ही करना चाहिए, तो जब ये इस तरह का हमारा ब्रेन बनता है, इस तरह की भावना इकट्ठी होती है, तो वह आदमी उस काम को करने के लिए
वह तत्पर हो जाता है और उसके माध्यम से पूरे काम जो है वो आसानी से होने की संभावना पाई जा सकती है। कठिन काम कुछ भी नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसी बात को हम समझ सकते हैं कि बिहार का एक आदमी जो अकेला ही पहाड़ खोदने निकल गया था और उस पहाड़ पे उसने अकेले ने ही रास्ता बना दिया। सुनने में तो बड़ा अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन वो माझी जो था, जीतन माझी, जिसे इसका नाम कुछ तो भी जीतन माझी की तरह ही है, तो उस माझी ने सोचा कि मेरे गांव में जो लोग आते हैं उनको 30-35 किलोमीटर की यात्रा करके फेरे से आना पड़ता है। अब वो उसके दिमाग में बात आई कि क्यों नहीं मैं इस पर्वत को ही काट कर जो है इससे रास्ता बना दूं। अपनी वो कुदाली लेके वहां पे पहुंचा और उसने शुरू कर दिया अपना काम पहाड़ी के ऊपर में। और लोग उसके लिए हंस रहे थे कि भाई ये तो काम बड़ा असंभव सा है, ये पागल हो गया, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके बारे में ये कहा गया कि ये कठिन काम है, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा, बल्कि ये मर जाएगा, जिस आदमी को ये बात कही गई थी, उसी माझी आदमी ने पर्वत पर रास्ता बनाकर लोगों के लिए जो है वो रास्ता आसान कर दिया था। सोचिए, अकेले आदमी ने वो रास्ता बना दिया माउंटेन पे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारी शारीरिक क्षमताएं, हमारी मानसिक क्षमताएं बहुत ही प्रबल है, बहुत ही अच्छी है, तो उसमें इस तरह का परिवर्तन लाया जा सकता है और परिवर्तन लाकर जो है हम असंभव चीज को संभव भी बना सकते हैं। इसलिए ये बात पूरी तरह से पक्के इरादा के साथ इसे अपने दिल में उतारिए कि कठिन कुछ भी नहीं है, बशर्ते वो आदमी चाहिए जिसको करने की तमन्ना उसके मन में है। तो तमन्ना है तो रास्ते सब कुछ निकलने वाले हैं, लेकिन यदि तमन्ना नहीं है तो वही है, सर दर्द हो रहा है, मेरे काम नहीं हुए, मेरा माथा फटा जा रहा है, मुझे ठंड लग गई है, बारिश हो गई, वगैरह वगैरह, बोलेंगे सब्जी भाजी भी खरीदने जाना है, वगैरह वगैरह। तो कई तरह की बातें जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ बहुत ही बड़े लेवल से कि असंभव कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा पहले से सिद्ध होते आ रहा है। इसलिए हम इस बातों को समझने की कोशिश करें, समय निकाले और उसमें हम लोग और भी मजबूत बनने की कोशिश करें। इसलिए आज का यह कार्यक्रम हमने रखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2 से 4 बजे तक हर दिन ये हर संडे को हमारा ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें महिलाओं के वक्तव्य और मार्गदर्शन के रूप में एक प्रकार से देशनाई मान लीजिए तो वह होती है। और कई तरह की बातों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम लोगों का एक स्किल डेवलपमेंट जो होता है, जो मनुष्य का मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक जो विकास हो सके और एक ताकत मिल सके, और हमारी जो कुछ भी वक्तव्य कला है इसमें एक निखार आ सके, उस बातों पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना। जब हम लोग बोलेंगे और उसमें और भी क्षमताएं बढ़ती रहेगी तो थॉट्स ऑफ प्रोसेस जिसे कहते हैं, ब्रेन का थॉट्स एंड प्रोसेस होता है, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें बाहर निकलने लगती है। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने कई चीजों को ऐसा अनुभव करके देखा है, जब हम इस काम को करने की तरफ में आगे बढ़ते हैं तो मानसिक जो विचार हैं वो ऑटोमेटिकली आते ही रहते हैं। और इसलिए हमने इस बातों को समझने की कोशिश करना है, इसलिए और भी इस बातों को बढ़ाया जाए और अपने ढंग से और भी अध्ययन किया जाए, जिससे हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की देशना को या मार्गदर्शन को यहीं पर विराम देके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना, और संचालन नंदा धमदार और 2 हमारे वक्ताओं ने, सर राजवर्धन और कैलाश शंकर, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो इनके प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अच्छी बातों को रखा है। उम्मीद की जाएगी भविष्य में कि ये और भी अच्छी बातों को कहने की या अपने विचार को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और जो सुन रहे थे वे सभी लोग भी इस तरह से अपने आप को और भी विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ऐसी तमाम बातें कहते हुए यहीं पर मैं रुकता हूँ और धम्मपालन गाथा से आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदा सचेत पर्यदपनं एकं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति असमे लोके परं च
न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो चापम्पि सुत्वानं धर्मं कायेन पश्यति सवे धर्मधरो होति यो धर्मं न पमज्झति नति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु। वंदामी भंते जी। वंदामी भंते जी। वंदामी बनते जी। जी वंदामी वंदामी बनते जी। पापा